हेल्थ गार्डन में आपका स्वागत है और इस एपिसोड से शुरुआत होने वाली है उस असेसमेंट टेस्ट की। इसे तुम पिल गैदरिंग का ट्रेलर मान सकते हो। अब क्योंकि साओ क्लैन और बाई क्लैन को जियान की टोली ने ऑलरेडी ऑफेंड कर दिया है, तो उनकी तरफ से भी टफ कंपटीटर्स आएंगे। इनके बीच में जियान अपनी पहचान कैसे बना पाएगा, इसे जानने के लिए देखते रहो पूरा एपिसोड। नए लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपका ये एक्शन हमारी बहुत हेल्प करेगा। चलो हम कर लेते हैं पिछले एपिसोड को रिकैप। जब जियान उस कॉपर प्लेट की रस्ट को रिफाइन कर देता है तो फ्रेंड में बच्चे रह जाते हैं 5 चमकीले से डस्ट के पार्टिकल्स। जियान ने उन 5 डस्ट के स्पेक्स में से एक का यूज कर लिया था। जैसे ही स्प्रेड नरिशमेंट पाउडर उसके ब्रेन में एंटर करता है, वो स्पिरिचुअल ऑरा जिसे लोग सेंस नहीं कर पाते, अब वो अपने आप ही जियान के दिमाग में अब्सॉर्ब होने लगा था। उसके फोरहेड से एक सक्शन फोर्स क्रिएट होती है जो नेचुरल एनर्जी में से स्पिरिचुअल ऑरा को एक्सट्रैक्ट करने लगी थी। जैसे जैसे जियान की बॉडी में और भी स्पिरिचुअल ऑरा एंटर करता है, जियान सेंस करता है कि उसकी सोल की स्पिरिचुअलिटी बढ़ रही है। अगर ऐसा होता है तो जियान के लिए टियर 8 का एल्केमिस्ट बनना बस एक मैटर ऑफ टाइम की बात रह गई है। बट चीजें इतनी आसान कैसे हो सकती हैं? कुछ ही समय के बाद वो स्प्रेड नरिशमेंट पाउडर का एक स्पेक खत्म हो गया था। जियान भी निराश हो जाता है। जब वो ट्रेनिंग से बाहर आ रहा होता है तभी दोबारा से वो स्प्रेड नरिशमेंट पाउडर ग्लो करता है। उसके दिमाग में एक एल्डरली आवाज सुनाई दी थी। वेल एग्जैक्टली उसने एक वर्ड फॉर्मूले को सुना था जो कि पूरे के पूरे मेथड का एक छोटा सा हिस्सा है। शुरुआत में तो जियान को कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन जब वो इस अनोनिमस वर्ड फॉर्मूले को लगातार चैंट करता है तो आसपास की नेचुरल एनर्जी इकट्ठी होने लगी थी। नेचुरल एनर्जी में मिले हुए स्पिरिचुअल ऑरा की एग्जिस्टेंस को जियान सेंस करने लगा था। अफसोस की बात है कि जियान के पास कोई अब्सॉर्ब करने का मेथड नहीं था, लेकिन हमारा जियान हार भी नहीं मानता। वो सबसे रॉ मेथड का यूज करके उस नेचुरल एनर्जी को अब्सॉर्ब करने की कोशिश करने लगता है। 15-20 बार फेल होने के बाद उसकी ट्रिक काम करने लगी थी। पूरी रात ट्रेनिंग करने के बाद जियान ने 8 स्पिरिचुअल ऑरा के विस्प को अब्सॉर्ब कर लिया था। इस वजह से वो सेंस करता है कि उसकी सोल थोड़ी ग्रो हो गई है। सुबह होते ही जियान अपनी गेट खोलता है। शाओशियान, टियानजुनजी और योजोंग बैठे हुए थे उसके कोर्टयार्ड में। थोड़ा सा मेल मिलाप करने के बाद ये लोग निकल जाते हैं 5 ग्रेट क्लैंस की गैदरिंग में। एपिसोड की शुरुआत भी यहीं से होने वाली है। शुरुआत में इंट्रोड्यूस करवाए जाएंगे 5 ग्रेट क्लैंस, जिसके बाद टेस्ट शुरू होने वाला है। अब सबसे पहले कैसा टेस्ट होगा इसके बारे में आपको एंड में जानने को मिलेगा। 5 ग्रेट क्लैंस के टेस्ट की लोकेशन होली पिल सिटी के इनर पार्ट में थी। वेल एग्जैक्टली ये स्पेशल हॉल में होती है। ये एक ऐसी एक्सक्लूसिव जगह है जहाँ पे 5 ग्रेट क्लैंस के टेस्ट की पुरानी जनरेशन ने टेस्ट दिया है। ये जगह पिल टावर के द्वारा बनाई गई थी। इससे बात क्लियर होती है कि पिल टावर इन 5 ग्रेट क्लैंस के टेस्ट को कितना इंपॉर्टेंस देता है। इस तरीके का टेस्ट सीक्रेटली कंडक्ट नहीं किया जाता था। इंस्टेड ये आउटसाइडर्स के लिए सेमी ओपन था। जिन लोगों के पास सफिशिएंट क्वालिफिकेशंस हैं वो इस जगह पे टेस्ट को देखने के लिए इकट्ठे होते थे। 5 ग्रेट क्लैंस की पोजीशन पे सभी का ध्यान रहा करता था, क्योंकि सभी जानते थे कि 5 ग्रेट क्लैंस में से होने का मतलब है पिल टावर की अपर एशेलॉन्स में एंटर करने का शॉर्टकट। और जब तक कोई पिल टावर नाम के बड़े से ट्री के ऊपर चढ़ जाता है उसकी स्ट्रेंथ और रेपुटेशन बहुत जल्दी फैल जाएगी। अभी 5 ग्रेट क्लैंस में ई क्लैन की पोजीशन सबसे प्रिकेरियस थी। अगर ये इस बार टेस्ट को फेल करते हैं तो फिर ये 5 ग्रेट क्लैंस में अपनी पोजीशन को खो देंगे। जैसे ई क्लैन अपनी पोजीशन को लॉस्ट करता है, बाकी के फैक्शन जो कि काफी समय से इस स्पॉट को देख रहे हैं वो चारों तरफ से इस पर झपट्टा मारने लगेंगे। इस वजह से बहुत सारे फैक्शंस जो कि पिल टावर के अपर एशेलॉन्स में शामिल होना चाहते थे वो इस 5 ग्रेट क्लैन के टेस्ट का बहुत ध्यान रखते हैं। जियान का ग्रुप येजोंग को फॉलो करते करते एक बहुत ही ग्रैंड सी जगह पे आ जाता है। वो डिस्कवर करते हैं कि भले ही जगह बहुत बड़ी हो फिर भी लोगों के द्वारा ये चकाचक भरी जा चुकी है। ओकेजनली कुछ ग्रुप जिनका बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग है वो हॉल के एंट्रेंस के टायर डिफेंस को पास करके अंदर एंटर करते थे। येजोंग भी इस एनॉर्मस हॉल को देखते हैं। उनकी स्लीव्स के अंदर फिस्ट ट्रेम्बल हुई थी। वो इस जगह को अपनी लाइफ में कभी नहीं भूल सकते, क्योंकि हर बार यहाँ पे टेस्ट के बाद उन्हें ह्यूमिलिएशन का सामना करना पड़ा है। येजोंग कहते हैं लेट्स गो, जिसके बाद वो खुद एंट्रेंस में सबसे पहले एंटर कर गए थे। पीछे से जियान की टोली उन्हें फॉलो करती है। येजोंग का ग्रुप जो कि अचानक से आगे बढ़ गया था, नेचुरली ये क्राउड का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं। सभी की नजरें यहाँ पे फोकस्ड होती हैं। जब लोग देखते हैं कि येजोंग के ग्रुप के चेस्ट पे किसका बैज है तो फिर इन सभी के बीच में प्राइवेट कन्वर्सेशन शुरू हो गई थी। एक बंदा कहता है जल्दी उधर देखो, वो ई क्लैन के मेंबर्स हैं। तो साइड में खड़ा बंदा कहता है ही अगर इस बार ये लोग फेल करते हैं तो फिर 5 ग्रेट क्लैंस में से इनके क्लैन का नाम हट जाएगा, और एक बार पिल टावर की प्रोटेक्शन इनके ऊपर से हट जाती है तो फिर हो सकता है इस ई क्लैन के लिए सर्वाइव करना भी मुश्किल हो जाए। सामने खड़ा एक बूढ़ा इंसान साई करके बोलता है। वो कहता है सही कह रहे हो, पहले ई क्लैन बहुत ग्रैंड था। 5 क्लैंस में सिर्फ डैन क्लैन ही इनसे कंपेयर कर पाता था। अनफॉर्चुनेटली अब इनकी ऐसी हालत हो गई है। ओवर टाइम लक भी चेंज होता रहता है। आसपास के इन कन्वर्सेशंस को सुनकर येजोंग के चेहरे पे कड़वाहट वाला एक्सप्रेशन आता है। ई क्लैन का डिक्लाइन उनके लिए सबसे बड़ा ब्लो था। येजोंग ने ई क्लैन के रिटर्न के लिए सब कुछ किया और तो अब उनकी सारी होप्स जियान के ऊपर जा चुकी हैं। अगर फिर भी अब ई क्लैन फेल होता है तो फिर शायद उनका फिनिश होने का समय आ गया है। सभी की नजरों के सामने येजोंग का ग्रुप एंट्रेंस के पास सक्सेसफुली आ जाता है। सभी गार्ड्स की इंडिफरेंट आंखें देखती हैं येजोंग के चेस्ट पे जहाँ पे ई क्लैन का बैज लगा हुआ था। उनकी आंखों में एक रिडिक्यूल फ्लैश होता है। पिछले कुछ सालों में जिस तरीके से ई क्लैन फेल होता आ रहा है, ये ह्यूमिलिएशन इतनी आसानी से कैसे जा सकता है। ऑल्दो वो मन ही मन में ई क्लैन को मॉक कर रहे होते हैं, लेकिन वो पब्लिकली उनके लिए परेशानियां खड़ी नहीं कर सकते। वो अपने हाथों को रैंडमली वेव करके अपनी बॉडी को साइड में हटा
लेते हैं जिससे येजोंग का ग्रुप सामने पास हो सके। साथ ही वो अनाउंस करते हुए बोलते हैं ये क्लैन अराइव हो चुका है। येजोंग अभी एक्सप्रेशनलेस थे, ऐसा लग रहा था उन्होंने गार्ड्स की आंखों का डिस्टेंस बिल्कुल सेंस नहीं किया। वो जियान के ग्रुप के साथ चुपचाप से सभी की आंखों के सामने से डिसअपीयर हो जाते हैं। हॉल में एंटर करने के बाद ये एक वार्म लाइट को सेंस करते हैं। जियान भी अपने ऊपर कई अलग इमोशंस वाली नजरों को सेंस कर पा रहा था। उसकी नजरें पूरे हॉल में घूमती हैं। अभी हॉल की सराउंडिंग सीट्स में कई ह्यूमन फिगर्स बैठे हुए थे। सरप्राइजिंग बात है कि इन सभी के ऑरे काफी स्ट्रॉन्ग थे। क्लियरली ये उन फैक्शन से आई है जो कि काफी पावरफुल है। ये जोंग भी आसपास की नजरों पे ध्यान नहीं देते। वो जानते थे कि ये सभी एंटिसिपेट कर रहे हैं कि ये क्लैन इस बार के टेस्ट को भी फेल करे, जिससे इनके फैक्शंस को बड़ी आसानी से 5 ग्रेड क्लैंस में एंटर करने का स्पॉट मिल जाए। ये जोंग जियान के ग्रुप को लेके अपनी सीट्स पे जाते हैं। वो एक्सप्लेन करते हुए कहते हैं जो सामने सीट्स हैं वो डैन, साओ, बाई और च्यू क्लैंस की हैं। ये सुन के जियान की नजरें सामने जाती हैं। सामने बड़े से हॉल में 4 सीट्स क्लियरली दिखाई देती हैं, लेकिन अभी वहाँ पे बस 3 ही क्लैन के मेंबर्स बैठे हुए थे। उनके कपड़ों के बैजेस को देख के मालूम पड़ता है कि लोग डैन, च्यू और बाई क्लैन से हैं। जियान की नजरें सबसे पहले पॉज होती हैं डैन क्लैन पे, जो हमेशा लो प्रोफाइल रखता है। अचानक से जियान की आंखें वाइड हो गई थी। वो एक ठंडी सांस भरता है क्योंकि सामने एक लवली सी छोटी फैमिलियर फिगर बैठी हुई होती है। ये डैन क्लैन की वही स्ट्रेंज सी यंग लेडी है जो जियान को ब्रेंच टावर में मिली थी जब जियान वहाँ पे एल्केमी बैच टेस्ट के लिए गया होता है। जब वो यंग लेडी सेंस करती है कि उसकी तरफ कोई देख रहा है तो उसकी नजरें भी सामने जाती हैं। जैसे उसकी आंखें जियान की आंखों से टकराती हैं, वो एक मोमेंट के बाद ही अपनी नजरों को फेर लेती है। वो देखने में काफी टिमिड लग रही थी। ये जोंग की आंखें भी इस यंग लेडी पे पॉज होती हैं। वो कहते हैं लड़की बड़ी अनजानी है, आई मीन ये बहुत अनफेमिलियर लग रही है, लेकिन जिस तरीके से वो स्पॉट पे खड़ी हुई है इसकी डैन क्लैन में पोजीशन काफी हाई होगी। उनकी आईब्राउज नेट हो जाती हैं। जिसके बाद ये जोंग की नजरें जाती हैं ब्लू क्लोथ मैन पे जो उस लड़की के साइड में खड़ा हुआ था। अचानक से उनके एक्सप्रेशंस चेंज हो गए थे। वो कहते हैं डैन जुआन, अनएक्सपेक्टेड बात है कि ये भी आया है। लगता है इस बार के टेस्ट में डैन क्लैन को रिप्रेजेंट करने वाला है। ये जोंग के टेंशन से भरे शब्दों को सुन के जियान का ध्यान भी शिफ्ट होता है। अभी उस यंग लेडी के साइड में एक टॉल ब्लू क्लोथ यंग मैन खड़ा हुआ था। इस लड़की की अपीयरेंस हैंडसम थी और इसका चेहरा काफी जेंटल लगता है, लेकिन इस तरीके की जेंटलनेस साइड में खड़ी यंग लेडी के लिए ही थी। पर फिर भी इसे देख के वो ब्लू क्लोथ यंग मैन काफी रिफाइंड लगता है। जियान मम्बल करते हुए बोलता है डैन जुआन। कोइंसिडेंटली उस ब्लू क्लोथ यंग मैन का ध्यान भी जियान की तरफ जाता है। वो जियान से ग्लैंसेस एक्सचेंज करके एक स्माइल देता है। ये जोंग बताती है कि ये बिल्ड रिफाइनमेंट के एरिया में बहुत ही टैलेंटेड है। इसे डैन क्लैन में भी टॉप पे कंसिडर किया जा सकता है। ये उस साओ क्लैन के साओ डैन से भी स्ट्रॉन्ग है। मोस्ट प्रोबेबली अगर साओ क्लैन में से कोई सप्रेस कर सकता है तो फिर वो साओ क्लैन की विच ही होगी। अगर ये इस बार पार्टिसिपेट कर रहा है तो उसकी पोजीशन टॉप 3 में लगभग पक्की है। ये जोंग की सॉफ्ट आवाज को सुन के जियान हल्के से नॉड करता है। वो कुछ बोलने वाला होता है तभी वो अपने ऊपर किसी की आइसी कोल्ड नजरों को फील करता है। तुरंत ही जियान जब पीछे मुड़ा था तो वो सेंस करता है कि हॉस्टिलिटी आ रही है बाई क्लैन की तरफ से। वो ओल्ड वुमन जिससे जियान ने सबक सिखा दिया था अभी वो बाई क्लैन की सीट्स पे बैठ के काफी विशेष तरीके से जियान को देख रही थी। वो जियान को जानी दुश्मन की तरह देख रही थी। देखने से तो ऐसा लग रहा था कि जियान यहाँ पे अकेला होता तो वो जियान के ऊपर झपट्टा मार के उसे खाई जाती, लेकिन जियान ऐसे एक्ट करता है जैसे उसने कुछ देखा ही नहीं। उसका फोकस जाता है बाई क्लैन के व्हाइट क्लोथ यंग मैन के पास। इस बंदे की बॉडी से एक चिल फैल रही होती है। वहीं पे उसका चेहरा एकदम आइसी कोल्ड था। उसकी आंखों में एक आइसी कोल्ड ग्लिंट फ्लैश होता है। ये जोंग इस कोल्ड यंग मैन को देख के साई करते हैं। वो कहते हैं बाई क्लैन का यंगर जनरेशन का सबसे आउटस्टैंडिंग मेंबर है और इसका नाम है बाई यंग। इस बार ये बाई क्लैन को रिप्रेजेंट कर रहा है। जियान अपने सिर को टिल्ट करता है। उसकी आंखें मिलती हैं उस बाई यंग से। दोनों के चेहरों पे आ गई थी कोल्ड स्माइल्स। इस हॉस्टिलिटी को दूर से ही सेंस किया जा सकता था। जब ये जोंग और जियान बात कर रहे होते हैं तब तो ये क्लैन की सीट्स के पास ये लोग आ गए थे। जिसके बाद ये सब भी अपनी अपनी सीट को लेते हैं। अगर बाकियों की सीट्स को देखा जाए तो फिर इनकी साइड काफी शैवी नजर आ रही थी। ये जोंग की आंखें देखती हैं साओ क्लैन की सीट्स की तरफ। वो कहते हैं डैन जुआन और बाई यंग दोनों ही 7th टियर मिडिल ग्रेड एल्केमिस्ट बन चुके हैं। इस बार वो डेफिनेटली पावरफुल अपोनेंट्स होने वाले हैं। च्यू क्लैन फिर भी ठीक है, उनके पास बस एक टियर 7 का लो ग्रेड का एल्केमिस्ट है जो तुम्हारे लिए परेशानी खड़ी नहीं कर पाएगा। लेकिन यहाँ तक बोलते बोलते उनकी नजरें साओ क्लैन पे फोकस्ड हो गई थी। अब ये साओ क्लैन जिसकी बिलियन में रेपुटेशन फैली हुई है वो यहाँ पे आ नहीं पाया है। जियान भी ये जोंग की चिंता को समझ रहा था। वो पूछता है इस बार साओ क्लैन किसे भेजने वाला है, क्या वो साओ डैन आएगा? ये जोंग सिचुएशन को एनालाइज करते हैं। वो रिप्लाई करते हुए बोलते हैं अभी साओ क्लैन की 3 ऐसे मेंबर्स हैं जिन्हें क्लैन के फ्यूचर पिलर्स के रूप में देखा जाता है। इनमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है वो साओ यिंग जिसे विच बोला जाता है। वहीं पे वो साओ डैन सबसे वीकेस्ट है। इस साओ डैन से ऊपर एक इंसान है जिसका नाम है साओ शू। इस साओ शू का पिल रिफाइनिंग टैलेंट उस साओ डैन से कंपेरेबल नहीं है, लेकिन ये साओ डैन से बहुत ही काम और कंपोज्ड है। 18 साल की एज के बाद ये साओ क्लैन से बाहर ट्रेनिंग के लिए चला गया था। जब वो 7 सालों बाद क्लैन में वापस आया तब वो ऑलरेडी 7th टियर का एल्केमिस्ट बन चुका था। अगर मेरा गैस सही है तो अभी 7th टियर का मिडिल ग्रेड एल्केमिस्ट बन चुका होगा। क्योंकि साओ डैन तुम्हारे हाथों से पिछली बार हार चुका है तो इस बार साओ क्लैन मोस्ट लाइकली साओ शू को ही भेजने वाला है। जियान हल्के से नोट करता है। इस साओ क्लैन में डेफिनेटली टैलेंट्स की कमी नहीं है, तभी इनकी बिलियन में इस तरीके की रेपुटेशन हो गई है। एटलीस्ट ये क्लैन उनसे बिल्कुल कंपेयर नहीं कर सकता। जब जियान अपने दिल में साई कर रहा होता
होता है तभी हॉल के आउटसाइड से क्लियर और लाउड आवाज आती है। यह आवाज थी गार्ड्स की। वो कहते हैं साउक्लेन आ गया है। जैसे ये लाउड आवाज हॉल में गूंजी थी, इस बड़े से हॉल में कमोशन क्रिएट हो जाता है। बहुत सारे फैक्शन जो अभी चुपचाप बैठे हुए थे वो अचानक से खड़े हो जाते हैं। उनके चेहरों पे स्माइल्स ही स्माइल्स दिख रही थी। जिस तरीके की अभी साउक्लेन की पोजीशन है, सभी अपने आप को इनकी साइड में लाना चाहते थे। जियान भी उसी डायरेक्शन में देखता है। उसकी नजरें पॉज होती है हॉल के एंट्रेंस पे। वो बंद दरवाजा अचानक से खुल जाता है और सभी को दिखाई देती है ग्रेसफुल फिगर। वो छोटे छोटे कदमों को लेके आगे आ रही थी। ये फिगर शेडो से बाहर आके लाइट में अपीयर हुई थी। जैसे इस फिगर को सभी लोग देखते हैं, इस हॉल का माहौल अचानक से स्लगिश हो जाता है। ये लेडी टॉल थी और इसका फिगर काफी लवली था। अभी इसने ब्लैक कलर की ड्रेस को पहन रखा होता है जो कि कोल्ड और हॉटी डिमीनर इमिट कर रही थी। उसकी स्किन तो स्नो की तरह थी। वहीं पे उसके काले बाल कंधों तक बिखरे हुए होते हैं। उसका चेहरा थिन था लेकिन वो बहुत एक्सक्यूजेट नजर आता है। वो लेडी हॉल के एंट्रेंस पे खड़ी होकर अपनी आईब्रोज को रेज करती है। उसकी आंखें काफी लेजी सी नजर आती हैं जो कि देखने में बहुत ही अल्यूरिंग लग रही थी। इस इंचेंटिंग फिगर को देख के हॉल में मौजूद कई लोग एब्सेंट माइंडेड हो गए थे। वहीं पे इस लेडी के चेहरे पे आ जाती है स्माइल। जैसे उसके मुंह पे ये मुस्कान की चमकान आई थी, उसका वो सुंदर सा चेहरा टेम्पटेशन से भर जाता है। उस ब्लैक क्लोथ लेडी की लेजी आंखें पूरे हॉल को स्कैन करती हैं। जिसके ऊपर से निगाहें निकली थी उन सभी के दिल एकदम मचल जाते हैं। सभी को ये लेडी टेम्पटेशन से भरी लग रही थी, लेकिन इस टेम्पटेशन के पीछे होता है एक बहुत ही डीप फियर। इस लेडी का नाम वो था जिसके बारे में यहाँ पे मौजूद सभी ने सुना है, क्योंकि यह है साउक्लेन की विच साओ यिंग। ये पिल टावर के जाइंट हेड बनने की पोटेंशियल सक्सेसर है। भले ही वो पहला टाइटल आसमान को छू नहीं रहा हो, पर फिर भी इस टाइटल की वजह से लोगों के दिल में ये गॉडेस बन चुकी थी। अगर पिल टावर के जाइंट हेड की बात करी जाए तो ये पोजीशन पूरे कॉन्टिनेंट में एक अथॉरिटी को पोजेस करती थी। कोई भी इंसान जो उस सीट पे बैठा हुआ होगा वो उस मॉन्स्टर्स अथॉरिटी को एक्सपीरियंस करेगा। पिल टावर दूकी कॉन्टिनेंट के एल्केमिस्ट के लिए एक होली ग्राउंड था। बिना किसी परेशानी के ये भी कहा जा सकता है कि सारे के सारे एल्केमिस्ट के लिए पिल टावर के हेड्स स्पिरिचुअल लीडर्स हैं। पिल टावर के एक इशारे पे कितने लोग फाइट करने के लिए तैयार हो जाएंगे इस बात को मेंशन करने की आवश्यकता नहीं है। और इस टाइप की समनिंग एबिलिटी को पिल टावर के जाइंट हेड्स कंट्रोल किया करते थे। साओ यिंग साउक्लेन की सबसे आउटस्टैंडिंग जीनियस, ये पिल टावर के 3 जाइंट हेड्स में से एक की डिसाइपल भी थी। और जिस डायरेक्शन में इसका डेवलपमेंट हो रहा है, 1 सेंचुरी के बाद वो पिल टावर के जाइंट हेड बनने की एक पोटेंशियल सक्सेसर है। और तो अगर इसका लक साथ देता है तो फिर पोटेंशियल सक्सेसर में पोटेंशियल शब्द भी हटाया जा सकता है। उस समय पिल टावर की वो उन फीमेल जाइंट्स में से एक होगी जो कि शुरुआत से ही गिने चुने नंबर्स में रहे हैं। जब इतनी सारी अचीवमेंट्स का ग्लो इस लेडी के सर के ऊपर होता है तो फिर ये नॉर्मल बात है कि लोग इसे इस तरीके से देखेंगे। उस ब्लैक क्लोथ लेडी की आंखें पूरे हॉल में जाती हैं, लेकिन ये बाकियों के ऊपर टिकती नहीं। उसकी नजरें पॉज हुई थी डैन क्लेन के ऊपर। ऑफ कोर्स ऐसा उस एलिगेंट दिखने वाले डैन जुआन की वजह से नहीं हुआ था, बल्कि साओ यिंग देख रही होती है उस यंग लेडी को जो काफी टिमिड दिखाई देती है। जब वो यंग लेडी सेंस करती है कि साओ यिंग उसके ऊपर फोकस कर रही है तो उसकी आईब्रोज निट हो जाती हैं। जैसे इन दोनों की नजरें एक दूसरे से टकराती हैं, वो टिमिड यंग लेडी दूसरी तरफ देखने लगती है। उसके ऐसे क्यूट रिएक्शन को देख के साओ यिंग के चेहरे पे एक इंचेंटिंग स्माइल आ जाती है। साओ यिंग आगे कदम बढ़ाती है और वो साउक्लेन की सीट्स की तरफ जाने लगी थी। पीछे खड़े साउक्लेन के मेंबर्स उसे फॉलो करते हैं। जियान को इस ग्रुप में एक फैमिलियर फिगर दिखाई दिया था। ये था वो साओ डैन। अभी वो साओ डैन चुपचाप से साओ यिंग के पीछे चल रहा था। वैसे तो उसकी आंखें नीचे होती हैं, पर ओकेजनली वो सामने की अल्यूरिंग फिगर को देखता था। उसकी आंखों में छिपी हुई थी एक डीप फॉन्डनेस। जियान की नजरें कुछ समय के लिए साओ डैन पे पॉज होती हैं, जिसके बाद वो शिफ्ट होती है दूसरे इंसान पे। ये लड़का काफी हट्टा कट्टा लग रहा था। इसके फेस के एक्सप्रेशन सीरियस होते हैं और उसकी आईब्रोज थिक होती हैं। साउक्लेन के सारे मेंबर्स में बस यही एक ऐसा इंसान था जो साओ यिंग के पीछे खड़े होने के बाद भी प्रेशर फील नहीं कर रहा था। जियान अपनी नजरों को विड्रॉ करता है। वो कहता है आई थिंक वही शाओशू होगा, राइट? ये तीनों लोग साउक्लेन की टॉप यंगर जनरेशन को रिप्रेजेंट करते थे। ऑफ कोर्स अगर बात होती है साओ यिंग की तो फिर साउक्लेन के कुछ बुड्ढे भी उससे पीछे रह जाएंगे। सच में इस विच को किसी नॉर्मल इंसान से कंपेयर नहीं किया जा सकता। साओ यिंग साउक्लेन के लोगों को लेकर अपनी सीट्स की तरफ जाती है। जब वो डैन क्लेन के सामने से पास कर रही थी उसके पैर अचानक से पॉज होते हैं। वो साइड में मुड़ती है और उसकी नजरें जाती हैं उस यंग लेडी की तरफ। साओ यिंग स्वीट स्माइल के साथ बोलती है, लिटिल सिस्टर डैन चैन, हमें मिले हुए काफी समय हो गया है। वो यंग लेडी जिसका नाम डैन चैन था वो साओ यिंग की ग्रीटिंग को सुन के अपने सर को नीचे करती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहती। साओ यिंग अपने मुंह को कवर करके हंसते हुए बोलती है, अनएक्सपेक्टेड बात है कि इस बार तुम्हें भी आना पड़ा। मुझे लगता है तुम इस बार पिल गैदरिंग की वजह से आई हो, राइट? हाँ, इस बार डैन क्लेन सच में बहुत एफर्ट लगा रहा है। क्या डैन क्लेन की नजरें पिल गैदरिंग के टॉप स्पॉट पे है? साओ यिंग के हॉटी डिमीनर के सामने वो डैन चैन बिल्कुल छोटी सी बच्ची की तरह अपीयर होती है। वो साओ यिंग को एक बार भी जवाब नहीं देती। डैन जुआन जो कि डैन चैन के सामने आ गया था वो उसकी जगह पे स्माइल के साथ रिप्लाई करता है। वो कहता है, मिस साओ यिंग आप सच में जोक कर रही हो। इस सीजन की पिल गैदरिंग की चैंपियन तुम ही बनने वाली हो, बाकियों के पास वो क्वालिफिकेशंस नहीं है। साओ यिंग डैन जुआन के शब्दों पे कुछ खास ध्यान नहीं देती। वो कहती तुम सच में बातों को घुमाना जानते हो, लेकिन तुम ये मत सोचना कि तुम्हारे शब्दों की वजह से मैं सबको हल्के में लूंगी। उसकी प्रिटी आंखें देखती हैं डैन चैन को। वो कहती है, लेकिन मैं सच में जानना चाहती हूँ कि पिछले 2 सालों के बाद तुम कितनी स्ट्रांग हो चुकी हो। अगर उस स्टेट की बात करें तो क्या तुमने उसमें एंटर किया है जब डैन चैन के सामने कोई भी रिफाइनमेंट
की बात करता है तो उसके चेहरे की वो डेलिकेट अपीयरेंस चली जाती है। उसकी आंखों को देख के ऐसा लगता है जैसे वो दूसरी इंसान है। उसकी आंखें देखती हैं शाओयिंग की तरफ। वो कहती है मैं भी जानना चाहती हूँ। डैन चैन के ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन को देख के शाओयिंग सरप्राइज नहीं हुई थी, बल्कि वो हंस के नोट कर देती है। अपने हाथों को वेव करके पीछे मुड़ के वो शाओ क्लैन की सीट्स की तरफ जाने लगी थी। ये क्लैन के सामने से जाते हुए उसके पैर बिल्कुल पॉज नहीं होते। फाइनली वो अपनी सीट्स पर जाके बैठ गई थी। भले ही शाओयिंग ने पूरी तरीके से ई क्लैन को इग्नोर कर दिया, लेकिन शाओडेन के फुटस्टेप्स अचानक से रुक जाते हैं। वो जियान को देख के एक कोल्ड स्माइल को रिवील करता है। शाओडेन कहता है अनएक्सपेक्टेड बात है कि तुमने भी इस मैटर में इंटरवीन किया। ये सुन के जियान ने भी अपनी आईब्रोज को रेस कर दिया था। एक स्माइल के साथ वो शाओडेन को इग्नोर करने लगा था। जब शाओडेन देखता है कि जियान उसे पूरी तरीके से डिसरिगार्ड कर रहा है तो उसकी आंखों में एक चिल फ्लैश हुई थी। वो दोबारा से कुछ बकवास करने वाला होता है, तभी पीछे खड़ा वो हट्टा कट्टा इंसान इसे रोक देता है। वो बंदा जियान की तरफ देख के इंडिफरेंट आवाज में कहता है चलो हम यहाँ से मूव करते हैं, हमें यहाँ पे फालतू में परेशानी खड़ी नहीं करनी चाहिए। ऑल्दो शाओडेन फ्यूरियस फील कर रहा था, फिर भी शाओशू के शब्दों को सुन के वो नोट करता है। एक कोल्ड स्नोट के बाद वो चला गया था शाओ क्लैन की सीट्स की तरफ। फाइनली वो बंदा जियान से कहता है क्या तुम जियान हो? शाओडेन ने तुम्हारे बारे में मेंशन किया था। फाइनली जियान भी इसकी बॉडी को ध्यान से ऑब्जर्व करता है। इसके फियर्स अपीयरेंस को देख के तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि ये बंदा एक हाई टियर का एल्केमिस्ट होगा, लेकिन जिस तरीके से ये जोंग ने इसके बारे में डिस्क्राइब किया है ये वैसा ही मालूम पड़ता है। स्पेशली वो शाओडेन से बहुत ही मैच्योर और काम है। जियान स्माइल के साथ रिप्लाई करता है शाओशू, शाओ क्लैन के 3 जीनियस में से एक, तुम्हारे बारे में मैंने सुना है। शाओशू की आंखें जियान को देखती हैं। वो कहता है मेरे जैसे इंसान को जीनियस नहीं बोला जा सकता। जिसके बाद उसका ध्यान जाता है ये जोंग की तरफ जो जियान के साइड में बैठे हुए थे। शाओशू जियान से कहता है तुम्हारा लेवल काफी हाई लग रहा है, लेकिन फिर भी तुम्हारे लिए ई क्लैन को रेस्क्यू करना मुश्किल होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम अपने आप को दलदल में न पाओ। जियान स्माइल के साथ बोलता है तुम्हारी ऑनेस्ट वार्निंग के लिए धन्यवाद। शाओशू नोट करता है। अब उसके पास और भी कुछ कहने को नहीं रह गया था। वो चला जाता है अपनी शाओ क्लैन की सीट्स की तरफ। जियान इस जाते हुए शाओशू को देखता है। अपनी बॉडी को स्ट्रेच करके वो बोलता है ये शाओशू उस शाओडेन की तरह इम्पल्सिव नहीं है। ये जोंग नोट करके बोलते हैं शाओशू का टैलेंट उस शाओडेन से अच्छा नहीं है, लेकिन उसकी अचीवमेंट शाओडेन से बहुत शानदार है। वो साय करके बोलते हैं इस इंसान की परसिवरेंस बहुत अच्छी है। एक ही जनरेशन में शाओयिंग और शाओशू जैसे टैलेंट की वजह से शाओ क्लैन को लकी कंसिडर किया जा सकता है। सीन शिफ्ट होता है शाओ क्लैन की तरफ। शाओडेन शाओशू की तरफ देखता है जो कि उसके साइड में खड़ा हुआ था। वो एक डिससैटिस्फाइड आवाज में कहता है बिग ब्रदर आप उस लड़के से क्यों बात कर रहे थे? इस बार आपको मेरे लिए रिवेंज लेनी है। जब तक आप उस लड़के को टॉप 3 में एंटर करने से रोक पाते हो ई क्लैन इस बार फिनिश हो जाएगा। शाओशू शाओडेन से कहता है वो कोई सिंपल इंसान नहीं है। ये कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है कि तुम उससे हार गए। अगर इस बार ई क्लैन टॉप 3 में आ जाता है तो ये बात बहुत सरप्राइजिंग नहीं होगी। शाओयिंग जो कि लीडर स्पॉट पे बैठी हुई थी वो अपने हाथों में राउंड जेट से खेलते हुए बोलती है वो भी एक टियर 7 मिडिल ग्रेड एल्केमिस्ट है और उसने ये सब इतनी कम एज में अचीव कर लिया है। एडिशनली किसी यंग इंसान की तरह वो एरोगेंस को पोजेस नहीं करता। इसका मेंटल फोर्टिट्यूड अच्छा है। सच में इसके लिए टॉप 3 में एंटर करना सरप्राइजिंग नहीं होगा। इन दोनों की कन्वर्सेशन को सुन के शाओयिंग पीछे नहीं मुड़ी थी, बस वो अपने मुंह से रैंडमली ये शब्द बोल देती है। इस बात को सुन के शाओडेन और भी डिस्प्लीज फील करने लगा था। शाओशू और शाओयिंग ने जिस तरीके से जियान को एवेल्युएट किया है उससे शाओडेन हैप्पी नहीं था, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं थी कि वो शाओयिंग की बात को रिफ्यूट करे। इस वजह से शांत रहना ही उसका ऑप्शन बचा हुआ था। जब शाओ क्लैन के मेंबर्स अपनी सीट्स को ले लेते हैं तो इस बड़े से हॉल का ग्राउंड अचानक से शेक होने लगा था। 5 ग्रेड क्लैंस की पोजीशंस अपने आप शिफ्ट होने लगती हैं। पलक झपकते ही उस बड़े से हॉल के मिडिल में एक बहुत ही बड़ा ग्राउंड अपीयर हुआ था। जैसे ही अरीना अपीयर होता है एक व्हाइट हेयर्ड ओल्ड मैन जो कि काफी एनर्जेटिक लग रहा था वो भी सामने आता है। एक बार पूरे हॉल को देखने के बाद वो स्माइल के साथ बोलता है क्योंकि यहाँ पे 5 क्लैंस इकट्ठे हो चुके हैं तो मैं इस बारे में कुछ ज्यादा नहीं बोलूंगा। इस सीजन का टेस्ट मेरे द्वारा कंडक्ट किया जाएगा। क्या इस बात से किसी को कोई ऑब्जेक्शन है? यहाँ पे बैठे सभी लोगों के लिए एल्डर की पोजीशन काफी हाई थी। इस वजह से शाओयिंग ही बस रिप्लाई करती है। वो कहती है एल्डर शेंग आपके पिल टावर के स्टेटस को देखते हुए यहाँ पे आप पे कौन डाउट करेगा? ये जोंग जियान के कानों में इंट्रोडक्शन देते हुए बोलते हैं इस एल्डर का नाम है शेंग याओ। ये पिल टावर के 8 ग्रेट एल्डर्स में से एक है। हम ये भी कह सकते हैं कि पिल टावर में इनकी चलती है। बेसिकली इन्हें पिल टावर की अपर एशेलॉन्स में से गिना जा सकता है। जियान हल्के से नोट करता है। जिस मूवमेंट में ये व्हाइट हेयर ओल्ड मैन अपीयर हुआ था जियान को इसके अंदर से हल्का प्रेशर फील होता है। इस तरह का प्रेशर उसकी सोल से रेडिएट हो रहा था। इस वजह से जियान समझ गया था कि व्हाइट हेयर ओल्ड मैन क्लियरली सिंपल नहीं है। ये सुन के वो व्हाइट हेयर ओल्ड मैन भी स्माइल करता है। वो कहता है लड़की तुझे इतना मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है, मेरी सूखी हड्डियां इतना सह नहीं पाएंगी। जिसके बाद वो अनाउंस करता है क्योंकि अब समय हो गया है तो 5 ग्रेट क्लैंस के कैंडिडेट सामने आए। इस व्हाइट हेयर एल्डर के मुंह से जैसे ही शब्द बाहर आते हैं इस बड़े से हॉल की प्राइवेट कन्वर्सेशंस रुक जाती हैं। जियान एक गहरी सांस लेता है। स्लीव्स के अंदर उसकी फिस्ट टाइट हो गई थी। जब उसकी नजरें साइड में जाती हैं तो वो ये जोंग और शिंगलैन की आंखों के एंशियस एंटिसिपेशन को फील कर पा रहा था। शिंगलैन कहती है बिग ब्रदर जियान आप अपना बेस्ट देना। शिंगलैन के एंशियस चेहरे को देख के जियान स्माइल करता है। अचानक से वो प्राउड फील करने लगा था। जियान फटाक से खड़े होकर सभी के सामने आगे बढ़ गया था। क्या ये क्लैन की डूबती हुई नाव को जियान बचा पाएगा? ये बात आज क्लियर हो जाएगी। वो कहता है ये फाइनली शुरू होने वाला है। जब जियान अपनी सीट से खड़ा हुआ था तो बाकी के 4 क्लैंस के लोग भी खड़े हो जाते हैं। एक इंस्टेंट में सभी
सभी की आंखें इन पांचों पे फोकस्ड हो जाती हैं। ये जोंग ने जिस तरीके से डैन और शाओ क्लैन के बारे में बताया था, इनके रिप्रेजेंटेटिव भी सेम ही रहते हैं। ये शाओ शू और डेंजुआन थे। बाई क्लैन को रिप्रेजेंट करने जा रहा था उनकी यंगर जनरेशन का सबसे आउटस्टैंडिंग मेंबर, जिसका नाम था बाइंग। चियू क्लैन का कैंडिडेट छोटा सा था और जियान नहीं जानता था कि ये कौन है, लेकिन अगर चियू क्लैन इसे रिप्रेजेंट करने के लिए भेज रहा है तो ये भी ऑर्डिनरी नहीं हो सकता। अरीना में खड़ी एल्डर चेंग की आंखें इन पांचों के ऊपर जाती हैं, जिसके बाद उनकी आंखें पॉज होती हैं जियान के ऊपर। इस एल्डर के ई क्लैन के साथ पास्ट में अच्छे रिलेशनशिप्स थे, लेकिन जैसे जैसे ई क्लैन डिक्लाइन होता गया, इनका होली पिल सिटी में आना जाना भी कम हो गया। इस वजह से उनका रिलेशनशिप भी थोड़ा सा पेल हो गया था। फिर भी एल्डर चेंग को ई क्लैन के ऊपर दया आ रही थी। उन्होंने ई क्लैन की एक बार सिफारिश करी थी। यही रीजन है जिसकी वजह से ई क्लैन आज फाइट कर पा रहा है। वो कहते हैं पांचों क्लैंस के रिप्रेजेंटेटिव्स, आप प्लीज अरीना में एंटर करो। एल्डर चेंग की इस आवाज को सुन के जियान के साथ चारों लोग अरीना के अंदर जाने लगते हैं। फाइनली वो अलर्ट होकर अरीना में खड़े हो गए थे। डेंजुआन ग्राउंड में खड़े होकर अपने हाथों को कफ करता है। वो कहता है मैं डैन क्लैन का डेंजुआन आपको ग्रीट करता हूँ। दूसरा बोलता है साओ क्लैन से शाओ शू। फिर वारी बाई क्लैन की बाइंग की आई थी। चौथा कैंडिडेट था चियू क्लैन से चियू ची। डेंजुआन के बाद शाओ शू भी अपने हाथों को कफ करता है। ये एल्डर चेंग पिल टावर के 8 ग्रेट एल्डर्स में से एक है। इनकी पोजीशन से नॉर्मल एल्डर्स कैसे कंपेयर कर सकते हैं। इवन 5 ग्रेट क्लैंस भी इनसे रिस्पेक्ट से बात करते हैं। ऑल्दो ये फॉर्मेलिटी काफी यूजलेस थी, पर फिर भी इसे परफॉर्म करना जरूरी था। जियान भी अब वो छोटा सा बच्चा नहीं रह गया जिसके पास एक्सपीरियंस ना हो। इस वजह से एरोगेंट बिहेव ना करते हुए वो भी एल्डर चेंग को ग्रीट करता है। वो कहता है मैं ई क्लैन का रिप्रेजेंटेटिव जियान आपको ग्रीट करता हूँ। जैसे जियान के मुंह से शब्द बाहर निकले थे, सभी की सरप्राइज से भरी आंखें जियान के ऊपर लैंड करती हैं। लेकिन यहाँ पे बैठे हुए लोग सभी इन्फॉर्म्ड थे। उन्हें थोड़ा बहुत पता होता है कि जियान और ई क्लैन के बीच में क्या रिलेशनशिप है। इस वजह से वो बहुत सरप्राइज अपीयर नहीं होते। आफ्टर ऑल इस तरीके का असेसमेंट टेस्ट क्लैंस को आउटसाइडर्स की हेल्प लेने से बिल्कुल रोकता नहीं है। एल्डर चेंग अपनी दाढ़ी को सहलाते हुए हंस के बोलते हैं, हाँ जियान, हाँ मैंने इस नाम को रिसेंटली काफी सुना है। नेचुरली वो आइस रिवर वैली वाले इंसिडेंट को मेंशन कर रहे थे जिसने पिल सिटी में बड़ा कमोशन क्रिएट किया है। ये सिटी में जो सोल स्टियरिंग बैटल एरप्ट हुई थी उसकी चर्चाएं अभी भी पिल रीजन में होती हैं। जियान भी स्माइल करके रिप्लाई करता है, वो तो बस छोटी सी फाइट थी, आखिर वो एल्डर चेंग की आंखों के नीचे वो कैसे आ सकती है। जियान के साइड में खड़ा हुआ था बाइंग। इस बात को सुन के वो कोल्ड आवाज में बोलता है, वो छोटी फाइट कैसे हो सकती है, तुम्हारी इवन मेरे बाइक लाइन पे हमला करने की हिम्मत हो गई। क्लियरली तुम मेरे बाइक लाइन को हल्के में लेते हो। और आइस रिवर वैली तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन मेरा बाइक लाइन आइस रिवर वैली नहीं है। ये जगह भी होली पिल सिटी है, ना कि वो छोटी सी ये सिटी। बाइंग के इस रिडिक्यूल को सुन के जियान के चेहरे पे बस छोटी स्माइल आती है। वो उसके साथ आर्ग्यू नहीं करता। जियान तो बल्कि दिन में आसमान में तारे गिनने लगता है, जिससे ऐसा लगे कि उसने कुछ सुना ही नहीं। जियान के ऐसे एक्सप्रेशन की वजह से बाइंग के चेहरे पे कोल्ड एक्सप्रेशन आ गया था। उसने भी सुना था कि जियान टियर 7 मिडिल ग्रेड एल्केमिस्ट है, लेकिन ये रीजन जियान से डरने के लिए काफी नहीं था। टियर 7 मिडिल ग्रेड एल्केमिस्ट बहुत स्ट्रॉन्ग भी नहीं है, ना ही वो वीक है। बाइंग मिडिल ग्रेड पे 1 साल पहले एडवांस हो चुका था। वहीं पे जियान को टियर 7 मिडिल ग्रेड का बैच बस कुछ ही दिन पहले मिला है। खैर इन दोनों के बीच में एल्डर चेंग इंटरवीन नहीं करते। एक्सपर्ट्स के बीच में ऐसे इंसिडेंट्स बहुत कॉमन है, इन्हें कुछ खास कंसिडर नहीं किया जा सकता। जब तक ये टेस्ट की प्रोसेस में कोई परेशानी खड़ी नहीं करते, एल्डर चेंग भी बीच में इंटरवीन नहीं करेंगे। एल्डर चेंग चुपचाप से एक कदम पीछे रहते हैं। वो कहते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई परेशानी नहीं है, चलो पहला टेस्ट शुरू किया जाए। उनके पीछे था एक आइटम जिसे क्लोथ ने कवर करके रखा होता है। एल्डर चेंग उस कपड़े को पुल करते हैं। इसके नीचे रिवील होता है एक स्टोन टैबलेट जिसका साइज 10 फीट टॉल था। वेल एक्चुअली इसे स्टोन टैबलेट कह के तो डिस्क्राइब नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये एक तरीके से ट्रांसपेरेंट होता है। इसे देख के क्रिस्टल जैसी फीलिंग आती है। एल्डर चेंग कहते हैं हमारे टेस्ट को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला टेस्ट होगा सोल टेस्ट। ये कॉमन नॉलेज की बात है कि स्पिरिट ही एल्केमिस्ट की फाउंडेशन बोली जाती है। जो पावरफुल सोल को पोजेस करता होगा उसी के पास इनफ स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ और कंट्रोल होगा। एल्डर चेंग स्टोन टैबलेट के मिडिल पे पॉइंट करते हैं। वहाँ पे एक सर्कुलर सी प्लेट थी। एल्डर चेंग कहते हैं तुम इसके अंदर अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को डालोगे, ये तुम्हारी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ की पावर को असेस करेगा। पिल टावर इस वैल्यू को सोल वैल्यू बोलता है। जब तक किसी की सोल वैल्यू 400 से ऊपर जाती है वो इस टेस्ट को पास कर लेगा। 5 ग्रेट क्लैंस के असेसमेंट टेस्ट में सबसे हाईएस्ट सोल वैल्यू साओयिंग की है। उस समय साओयिंग की सोल वैल्यू 976 पे पहुंच गई थी। अभी तक इस रिकॉर्ड को कोई नहीं तोड़ पाया है। यहाँ तक बोलने के बाद एल्डर चेंग की नजरें जाती हैं साओ क्लैन की तरफ। वहाँ पे साओयिंग जिसने काले रंग के कपड़े पहन रखे होते हैं वो एक हाथ से अपने गाल को सपोर्ट करके बैठी हुई थी। उसके हाथ में था एक राउंड जेड बीड। भले ही सभी की नजरें इसके ऊपर फोकस्ड हो गई हो, लेकिन इसके बिहेवियर में कोई चेंज नहीं आता। एल्डर चेंग स्माइल के साथ जियान के ग्रुप से कहते हैं हाँ क्योंकि आप सभी रूल्स को जानते हो तो फिर चलो इस टेस्ट को शुरू किया जाए। सबसे पहले कौन जाने वाला है। एल्डर चेंग के शब्दों को सुन के ये पांचों लोग साइलेंट मोड पे चले गए थे। एक मोमेंट के बाद चियू क्लैन का वो चियू जी अपने कदमों को बढ़ा के आगे आता है। उसके हाथ प्रेस हो जाते हैं स्टोन टैबलेट पे। जैसे ही वो अपनी आंखों को बंद करता है उसके शरीर में स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ फ्लो होना शुरू हो जाती है। फाइनली एंटर करती है स्टोन टैबलेट में। जैसे इसकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ उस टैबलेट के अंदर एंटर करती है, उस टैबलेट की मिरर जैसी स्मूथ सरफेस में से बीपिंग साउंड्स बाहर आते हैं। उसके अंदर का ठहरा हुआ ब्लड रेड नंबर अचानक से चेंज होने लगता है।
ये प्रोसेस करीब 10 सेकंड तक चलती रहती है, जिसके बाद सभी के सामने शो होता है नंबर 707। नंबर के स्टेबलाइज होने के बाद चूजी अपने हाथों को रिलीज करता है। प्लेट पे छपे नंबर को देख के चूजी रिलीफ फील कर रहा था। इस नंबर को ऑलरेडी हाई कंसिडर किया जा सकता है। कई ऑर्डिनरी 7th ईयर के एल्केमिस्ट यहाँ तक नहीं पहुंच पाते। इस नंबर को देख के जियान भी डीप थॉट में चला गया था। वो सेंस कर पा रहा था कि इस चूजी की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ अच्छी है, लेकिन इसकी फाइनल वैल्यू सिर्फ 707 है। इससे वो गैस कर पा रहा था कि शाओयिंग कितनी टेरिफाइंग है। आफ्टर ऑल 2-3 साल पहले उसने इस नंबर को क्रॉस कर दिया था और उसका मार्जिन बहुत ज्यादा होता है। वो सोचता है अभी वो शाओयिंग कहाँ पे पहुंची होगी। इस रिजल्ट के साथ चूजी अपने कदमों को पीछे लेता है। ये रिजल्ट ऑलरेडी सेटिस्फैक्टरी था, उसे और किसी चीज के लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। चूजी के पीछे आने के बाद बाइंग आगे बढ़ता है, लेकिन वो बीच में जियान की तरफ स्माइल करना नहीं भूला था। उसके हाथ भी प्रेस हो जाते हैं और स्टोन टैबलेट से एक गहरी सांस लेने के बाद उसकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ इरप्ट होती है। फिर से हमें बीप बीप की साउंड सुनाई देती है। बाइंग ने अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को रिलीज करना बंद नहीं किया था। स्टोन टैबलेट का ब्लड रेड नंबर तुरंत ही बढ़ना शुरू हो जाता है। कुछ ही सेकंड्स के अंदर इसने 700 को क्रॉस कर लिया था, लेकिन इसकी बीपिंग अभी भी बंद नहीं होती। ये प्रोसेस जाके रुकी थी 785 पे। स्टोन टैबलेट पे आए इस नंबर को देख के प्राइवेट कन्वर्सेशन शुरू हो गई थी। बाइक क्लैन के मेंबर्स के चेहरों पे प्राउडफुल एक्सप्रेशंस थे। वो सफेद कपड़ों वाली कोल्ड वुमन जिससे जियान टेस्ट के दौरान मिला था, अब जब वो बाइंग को देख रही होती है तो उसकी आंखों में एक ग्लिंट फ्लैश होता है। निर्वाणा प्लेट पे इस नंबर को देख के एल्डर चैंग भी नोट करते हैं। इस रिजल्ट को ऑलरेडी टॉप पे कंसिडर किया जा सकता है। बाइक क्लैन की यंगर जनरेशन में बाइंग सबसे आउटस्टैंडिंग है। ये बात सही साबित होती हुई दिखती है। जैसे एल्डर चैंग अपने हाथों को आगे करते हैं, इस बड़े से हॉल की प्राइवेट कन्वर्सेशंस रुक जाती हैं। उनकी आंखें जाती हैं डेंजुआन, शाओशू और जियान की तरफ। वो कहते हैं अब तुम्हारा टर्न है। वो तीनों ही एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। वो साओ क्लैन का शाओशू स्माइल के साथ कहता है क्योंकि तुम दोनों लास्ट में जाना चाहते हो तो चलो पहले मैं अपनी परफॉर्मेंस को दिखाता हूँ। ये कहने के बाद शाओशू स्टोन टैबलेट की तरफ जाने लगा था। वो इस क्रिस्टलिन टैबलेट को टच करता है। उसकी आंखें अचानक से वाइड हो गई थी। साथ ही में उसकी बॉडी से वोल्केनो की तरह स्ट्रेंथ इरप्ट होती है। जैसे ही ये स्पिरिचुअल एनर्जी उस टैबलेट के अंदर एंटर करती है, बीपिंग साउंड्स दोबारा शुरू हो जाते हैं। उसका नंबर भी राइज होना शुरू हो गया था। पलक झपकते ही इसने 800 को क्रॉस कर लिया था। एंड में आके नंबर रुकता है 846 पे। जब लोग स्टोन टैबलेट की सोल वैल्यू को देखते हैं तो उनकी आंखों से शॉक छिप नहीं रहा था। इस सोल वैल्यू को 7th ईयर के एल्केमिस्ट में टॉप पे कंसिडर किया जाएगा। शाओशू पीछे आके जियान और डेंजुआन से कहता है तुम दोनों अब तुम्हारा टर्न आ गया है। ये सुन के डेंजुआन नोट करता है। जियान की तरफ एक वार्म स्माइल पास करके वो आगे बढ़ गया था। अनडाउटेडली जैसे ही डेंजुआन अपने कदमों को आगे रखता है, हॉल में सभी की आंखें इसके ऊपर फोकस्ड हो जाती हैं। वो शाओयिंग जो कि अभी तक अनकंसर्न्ड एक्ट कर रही थी, उसकी नजरें भी यहाँ पे आ जाती हैं। पिल रीजन में इस डेंजुआन की भी रेपुटेशन है। बहुत लोग जानते थे कि डेंजुआन डैन क्लैन का फ्यूचर सक्सेसर बनने वाला है। उसके कैरेक्टर और एबिलिटीज की वजह से वो क्वालिफिकेशंस रखता था। सभी की आंखों के सामने डेंजुआन पहुंच जाता है स्टोन टैबलेट के सामने। उसके हाथ जेंटली स्टोन टैबलेट पे प्रेस कर दिए जाते हैं, बट उसके चेहरे पे कोई भी एंजाइटी नहीं दिखती। टैबलेट पे हाथों को रखने के बाद डेंजुआन ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। उसके एवराउस के बीच में से एक मेजेस्टिक स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बाहर आती है। उसके आसपास भी डिस्टॉर्शन शो होने लगे थे। इसे सेंस करके एल्डर चैंग की आंखों में भी सरप्राइज फ्लैश होता है। डेंजुआन की वास्ट और माइटी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ तो स्टोन टैबलेट के अंदर एंटर करती है, जिसके बाद अरीना में एक क्विक बीपिंग साउंड सुनाई दिया था। जैसे जैसे लोगों की धड़कनें बढ़ रही थी, स्टोन टैबलेट के वो कैरेक्टर्स भी इंक्रीज होने शुरू हो जाते हैं। एक सेकंड में ये क्रॉस कर चुके थे 700 मार्क को। फिर से एक सेकंड के बाद ये 800 क्रॉस कर जाते हैं। फाइनली अब वो नंबर थोड़े स्लो होने लगते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि वहीं पर रुक गए हों। इनकी संख्या और भी बढ़ती रहती है। जैसे ही नंबर 900 को पार करते हैं, लोगों ने गहरी सांसें भरी थी। एंड में आके ये वैल्यू रुकती है 903 पे। अभी पूरा हॉल साइलेंट था। सभी की नजरें फोकस्ड होती है ब्लड रेड नंबर्स पे। एक इंस्टेंट में डेंजुआन की रेपुटेशन बढ़ जाती है। वो डैन क्लैन का नेक्स्ट सक्सेसर होने का वर्दी था। डेंजुआन जैसे जीनियस से सच में कोई नॉर्मल इंसान कैसे कंपेयर कर सकता है। एल्डर चैंग स्माइल करके नोट करते हैं क्योंकि डेंजुआन इस नंबर पे पहुंच गया है तो फिर वो बहुत जल्दी 7th ईयर हाई ग्रेड का एल्केमिस्ट बनने वाला है। इतनी तारीफ उसकी कम उम्र की वजह से हो रही है। फ्यूचर में उसके पास गुरु रियल में एंटर करने की क्वालिफिकेशंस होंगी। साओ क्लैन में बैठी शाओयिंग की आंखें भी फ्लैश हो रही थी। उसके होठ स्माइल को फॉर्म कर लेते हैं। ये डेंजुआन सच में अच्छा है। भले वो शाओयिंग से थोड़ा सा लैग कर रहा है, लेकिन सिमिलर एज में से बहुत कम लोग कंपेयर कर सकते हैं। सभी लोगों के बीच में सरप्राइज कुछ समय तक बना रहता है, जिसके बाद लोग ग्रेजुअली काम डाउन हो जाते हैं। सभी की आंखें इकट्ठी होती हैं लास्ट फिगर पे। ये क्लैन के लिए भी ये लास्ट अपॉर्चुनिटी है। अगर जियान की सोल वैल्यू बाइंग को क्रॉस करके टॉप 3 में एंटर नहीं करती है तो फिर ये क्लैन यहीं पे फिनिश हो जाएगा। ये जोंग का ग्रुप भी काफी एंशियस तरीके से जियान को देख रहा था। अगर पहले ही टेस्ट में जियान टॉप 3 में एंटर नहीं कर पाता तो फिर बाकी के टेस्ट को कंटिन्यू करने में कोई फायदा नहीं है। शाओयिंग अपनी आईब्रोज को रेज करती है। उसकी इंटरेस्ट से भरी नजरें जियान के ऊपर फोकस्ड थी। वो सच में जानना चाहती थी कि ये लड़का जो कि अभी भी फेमस हुआ है, क्या वो ये क्लैन को इस खराब सिचुएशन से बाहर निकाल पाएगा या फिर वो सिर्फ काम रहने की एक्टिंग कर रहा है। जियान जो कि सभी का फोकस पॉइंट बन चुका था, वो एक गहरी सांस इनहेल करता है। काम एक्सप्रेशन के साथ जियान के कदम आगे बढ़ने लगते हैं। इसके बाद उसका हाथ जेंटली स्टोन टैबलेट पे प्रेस हो गया था। क्या जियान सभी की एक्सपेक्टेशन
सिचुएशंस को क्रॉस करके साओइंग के रिकॉर्ड को तोड़ पाएगा या बीच में कोई नया ट्विस्ट आने वाला है, ये हमें जानने को मिलेगा नेक्स्ट पार्ट में। वीडियो का लाइक टारगेट ज्यादा नहीं 6500 लाइक्स रख रहे हैं। इसके कंप्लीट होने पे आपको अगला पार्ट मिल जाएगा। इस एपिसोड में हमने चारों क्लैंस के टॉप यंगर जनरेशन के मेंबर्स के बारे में जाना और भी कई फैक्टर से हमारा इंट्रोडक्शन हुआ। पर्सनली मुझे पिल टावर वाला आर्क पसंद आ रहा है। आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसी लगी फटाफट से कमेंट्स में लिख के बताओ। नेक्स्ट पार्ट में हम जानेंगे जियान किस तरीके से सबको चौंकाएगा, फिर हम असेसमेंट टेस्ट के बाकी के फेजेस के बारे में मालूम पड़ेगा और भी कई सरप्राइजेस आपका वेट कर रहे होंगे। अगर उसे मिस नहीं करना चाहते तो नए लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ तक हमारा साथ देने के लिए धन्यवाद। अगर आपने पिछला पार्ट मिस कर दिया तो आप लेफ्ट साइड में क्लिक करके उसे देख सकते हो। राइट में आपको दिख रहा होगा नेक्स्ट एपिसोड। डेफिनेटली चेक देम आउट। हम मिल रहे होंगे वीडियो को उस पार। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।